13 जनवरी को आयोजित सुखू सरकार की पहली कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। एनपीएस के प्रवक्ता ओम प्रकाश ने कहा कि कर्मचारियों का ये आंदोलन 2015 में कुल्लू के आनी से शुरू हुआ था। जोया मामा मानदा नहीं, कर्मचारियों को शुंडा नहीं, जोया मामा मांझी जा, पुरानी पेंशन पाछूला के नारे ने हिमाचल में कर्मचारियों को एक सूत्र में बांध लिया। मंत्रिमंडल का जो हमारी बैठक होगी उसमें हमने जो अपनी गारंटी योजनाएं लाई है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम है, 1500 रुपया हमने अपने महिलाओं के लिए देना है, रोज़गार की गारंटी दी है। उस पर हमने मंत्रिमंडल के सदस्य और हम सब लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब तो मंत्री बन गए हैं और पहली ही कैबिनेट में जो हमने कहा है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा लिखी है, उन्हें जल्दी ही एक हफ्ते के भीतर वो सब चीज़ें मिलने जा रही है, वो तोहफा मिलने जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता से किया है। सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अभी कुछ वैकेंसियां मंत्रिमंडल में खाली है। हमने तो 10 की प्रपोजल दी थी, लेकिन हाई कमांड ने कहा जो हमारे पास स्लिप है इसमें 7 मंत्रिमंडल है, जल्दी ही इसमें और भी विस्तार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया था। वहीं कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.75 लाख है। आंकड़े बताते हैं कि इनमें से करीब 1.5 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं। ओपीएस में पेंशनरों को कर्मचारी के रूप में अंत में ड्रॉ किए वेतन का 50% ही मिलता है। इसके विपरीत एनपीएस एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% भाग डालती है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा काटता है। इसमें सरकार की ओर से 14% की हिस्सेदारी दी जाती है। इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इस योजना के साथ मुख्य समस्या ये थी कि पेंशन की देनदारी अनफंडेड रही, यानी विशेष रूप में पेंशन के लिए कोई कॉर्पस नहीं था जो लगातार बढ़ेगा। इसकी वजह से ओपीएस अस्थिर बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ओपीएस कहीं अधिक सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है, जबकि सही योजनाओं में निवेश किया गया एनपीएस उतना ही आकर्षक हो सकता है। फिर भी ये ओपीएस की तरह राशि की गारंटी नहीं देता है। जैसा कि चुनावी वादे चलते हैं, मतदाताओं को अधिक आय की गारंटी देना हमेशा लोकप्रिय रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने 2022 के हिमाचल प्रदेश चुनाव अभियान के दौरान ओपीएस को चुनावी वादे के रूप में स्थानांतरित करना शामिल किया था। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्य के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर राज्यों द्वारा पेंशन भुगतान उनके स्वयं के कर राजस्व का 1/4 खा जाता है। कुछ राज्यों के लिए ये बहुत अधिक है। हिमाचल के लिए ये लगभग 80% है। यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और वेतन को इस विधेयक में जोड़ दिया जाए तो राज्य के पास अपने कर प्राप्तियों से मुश्किल से ही कुछ बचता है। करदाताओं के पैसे के एक बड़े हिस्से का उपयोग करके पूर्व सरकारी कर्मचारियों की एक छोटी संख्या को वित्त पोषित करना अच्छी राजनीति नहीं हो सकती है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी का बड़ा मुद्दा भी है। आज के करदाता सेवानिवृत्त लोगों की लगातार बढ़ती पेंशन का भुगतान कर रहे हैं। ओपीएस के लिए हिमाचल के कदम से राज्य सरकार को कुछ अल्पकालिक लाभ होंगे। वे पैसे बचाएंगे क्योंकि उन्हें कर्मचारी पेंशन फंड के लिए 10% मिलान योगदान नहीं देना होगा। कर्मचारियों के लिए भी इसका परिणाम उच्च टेक होम वेतन होगा, क्योंकि वे भी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन फंड के लिए अलग नहीं रखेंगे। लेकिन जबकि कांग्रेस ने कर्मचारियों की मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं, भले ही वे देश के कार्यकाल का एक छोटा सा प्रतिशत खाते हैं,
और कई अन्य लोगों की तुलना में बेहतर देखभाल की जाती है। ये उपाय कुछ सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्या से भी बदतर है, जो अपनी पेंशन को लेकर चिंतित है। उनके अंतिम हरित वेतन ओपीएस के अनुसार के 50% के समान नहीं हो सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।